हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू से व्हाट एनीमे। तो आज हम रिकैप करने वाले हैं इंस्पेक्टर का सीजन 1। कहानी की शुरुआत होती है कोडो के इंट्रोडक्शन से, जहां वो एक हॉस्पिटल के बेंच पर बैठी है। वो उठकर एक लड़की के पास जाती है जिसका नाम है क्योरो, जो हमारी स्टोरी का हीरो है। कोडो उसे ग्रीट करती है पर क्योरो को याद नहीं है कौन है। कोडो बोलती है कि तुम मुझे भूल कैसे सकते हो जिसने तुम्हारी जान बचाई। क्योरो बताता है, मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ में ऐसा कोई समय आया जहाँ मुझे किसी की मदद की जरूरत पड़ी हो। कोडो याद दिलाती है कि हम एक कॉरिडोर के थ्रू जा रहे थे जहाँ कुछ बच्चों की वजह से वो ऑलमोस्ट गिरने वाला होता है, पर कोडो उसे पीछे से पकड़कर बचा लेती है। क्योरो और उसकी गर्लफ्रेंड कोडो को थैंक्स बोलते हैं और साथ ये भी कहते हैं कि वो उसे हमेशा याद रखेगा उसकी जान बचाने के लिए। कोडो को उसी पल क्योरो से प्यार हो गया था। कोडो को क्योरो एक गोट की तरह नजर आता है जिसके 2 बड़े सींग हैं, पर और लोगों के लिए क्योरो एक नॉर्मल लड़का है। प्रेजेंट में आकर देखते हैं कि क्योरो को सब याद आ चुका है और कोडो से माफी मांगकर क्योरो कहता है कि मुझे लोगों की शक्ल याद रखने में दिक्कत होती है। कोडो क्योरो को उसी समय मौका देखकर प्रपोज कर देती है और साथ ये भी जानना चाहती है कि कोडो का उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप क्यों हुआ। क्योरो बताता है कि उन्हें एक रिवर के बगल चलते समय एक मॉन्स्टर दिखा जिसे देखकर वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर भाग गया और इसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। कोडो कहती है, झूठ मत बोलो क्योरो, सच्ची बात बताओ। कोडो जानती है कि उस रात वो मॉन्स्टर माकी को देखकर नहीं बल्कि क्योरो को देखकर भागा था और ये देखकर माकी भी क्योरो से डर गई थी क्योंकि उसने देख लिया था वो मॉन्स्टर कितना डर चुका था क्योरो को देखकर। कोडो बताती है कि सारे मॉन्स्टर तुम्हारा असली चेहरा जानते हैं। ये सुनकर क्योरो पूछता है कि तुम कौन हो और ये सब कैसे जानती हो। कोडो असल में विस्डम गॉडेस है सारे मिथिकल क्रिएचर्स की। क्योरो को विश्वास नहीं हो रहा, पर कोडो कहती है कि ठीक 6 साल पुराना पेपर चेक कर लेना जिसमें खबर छपी थी कि एक लड़की लापता हो गई थी और वापस मिलने पर उसकी एक आंख और एक टांग गायब थे। ये कहकर कोडो वहाँ से चली जाती है। जाते समय बस में उसे एक और स्पिरिट मिलती है जो उससे उसकी हेल्प की भीख मांगने लगती है। वो कहती है लाइब्रेरी में एक डीमन मॉन्स्टर घूम रहा है और जल्द ही उसका खात्मा करना होगा, पर कोडो कहती है अभी नहीं, अभी मैं क्योरो का पीछा कर रही हूँ। दूसरे दिन क्योरो को न्यूज़पेपर मिल जाता है जिसमें कोडो की खबर छपी हुई होती है। फिर कोडो उससे बोलती है कि अब तो तुम्हें सबूत मिल गया ना कि मैं विस्डम गॉडेस हूँ। कोडो कहता है बिल्कुल नहीं, इससे कंफर्म थोड़ा ना होता है कि तुम विस्डम गॉडेस हो। पर तभी सामने से एक आदमी भागता हुआ आता है और फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर फॉक्स क्योरो को देखता है और डर के कांपने लगता है। फॉक्स को ट्रांसफॉर्म होते हुए देख क्योरो बोलता है ठीक है, मैं अब तुम्हारी कहानी पर विश्वास करता हूँ, पर दोनों इसके बाद लाइब्रेरी की तरफ चल देते हैं। कोडो उस मॉन्स्टर को ऑर्डर देकर चुप कराने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता। क्योरो भी इस मामले में कुछ नहीं कर पा रहा और वो मॉन्स्टर अचानक उनपे झपट्टा मार देता है, पर क्योरो किसी तरह कोडो को बचाकर वहाँ से भागने लगता है, पर वो मॉन्स्टर उनका पीछा करते हुए काफी पास आ जाता है। क्योरो खड़े होकर अपना आर्म आगे करता है और वो मॉन्स्टर वो आर्म काट कर खा जाता है, पर क्योरो की आर्म्स वापस ग्रो हो जाते हैं क्योंकि यहाँ हमें पता चलता है कि वो इमॉर्टल है। वो आर्म खाते ही मॉन्स्टर फट जाता है। कोडो ये सब देखकर शॉक हो चुकी है और उससे पूछती है कि तुम हो कौन। क्योरो बोलता है कि तुम अपने मिथिकल क्रिएचर से पूछ लो कि मैं कौन हूँ, और हाँ, मैं जब छोटा था तो मैंने 2 तरीके की डीमन मीट खाए थे जिसकी वजह से मुझे इमॉर्टल पावर मिल गई। अगले दिन क्योरो अपने कजन से मिलने जाता है जहाँ हॉस्पिटल में कोडो वापस उसका इंतजार कर रही है। वो उससे पिछले दिन हुए लाइब्रेरी के कारनामे के बारे में पूछने लगती है। क्योरो बताता है कि उसने जो मीट खाया था उनमें से एक मीट मरमेड का था जिसकी वजह से उसे बॉडी रीजनरेशन की पावर मिल गई, पर मरमेड की तरह वो हमेशा यंग रहेगा जिसका मतलब वो इमॉर्टल है। पर ये मीट उसने बचपन में खाया था और अब वो बड़ा होने लगा है तो शायद ये असर उस दूसरे मीट का है। कोडो दूसरे मीट के बारे में पूछती है पर क्योरो बिना बताए वहां से जाने लगता है। कोडो फिर क्योरो को एक बड़ी सर्पेंट से मिलने के लिए इन्वाइट करती है पर क्योरो उसे रूडली मना कर देता है। सर्पेंट से मिलने के बाद सर्पेंट बताता है कि ह्यूमंस ने उसे वर्शिप करना छोड़ दिया है। ह्यूमंस उसके बारे में भूल चुके हैं, पर यहाँ कोडो की अलग ही टेंशन चल रही है। सर्पेंट उससे पूछता है कि क्या हुआ। कोडो बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ आज तुमसे मिलने नहीं आया, पर वो फिलहाल सर्पेंट की बातें सुनना चाहती है। वो बताता है कि कुछ दिन पहले एक औरत ने लेक में एक डेड बॉडी डुबाई थी जिसका नाम था टेनियल और बॉडी का नाम था यहीरा हीरो, जो टेनियल के एक्स बॉयफ्रेंड का बॉस था। टेनियल से जब पुलिस पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो कहती है कि उसे सुनाई पड़ा था कि लेक में एक सांप रहता है जो लोगों की बलि के बदले उनकी विशेस पूरी करता है। पर यहाँ सर्पेंट बताता है कि ये सब झूठ है। जब उसने वो बॉडी लेक में फेंकी थी तब उसने धीरे से खुसफुसाया था कि
मैं आशा करती हूँ किसी को तुम्हारी बॉडी ज़रूर मिले। और उसने उस बॉडी के साथ कोई भारी चीज़ भी नहीं बांधी थी, जिसका मतलब वो चाहती थी कि बॉडी किसी को तैरती हुई मिले। सर्पेंट गॉडेस ऑफ विजडम से इसका एक्सप्लेनेशन मांगता है। गॉडेस बताती है कि टेनियल का एक्स बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ मरा हुआ पाया गया था। मरने से पहले उसने हीरो से छुपकर काफ़ी मनी लॉन्डर की थी। इसकी खबर सिर्फ उसे और उसकी कोवर्कर को थी, जिसकी वजह से दोनों ने डिसाइड किया कि वो एक साथ खुद की जान ले लेंगे। जहाँ ये सब हो रहा था, टेनियल प्रेग्नेंट थी और उसे लगा कि वो बच्चा उसके एक्स का है। कुछ समय बाद उसका मिसकैरेज हो गया और टेनियल ने वो बच्चा उस लेक में फेंक दिया। टेनियल शहर छोड़कर अब गांव में रहने लगी। कई साल बीतने के बाद हीरो टेनियल के पास आकर कन्फेस करता है असल में उसने वो सारा पैसा लॉन्डर किया था और जो दो लोग इसके बारे में जानते थे वो थे टेनियल का एक्स और उसकी कोवर्कर। इसीलिए उसने दोनों की जान ले ली और ऐसा दिखाया कि वो दोनों ने सुसाइड किया था। इसके बाद टेनियल अपने एक्स का बदला लेती है हीरो की जान लेकर और उसके बाद उसकी बॉडी उसी रिवर में फेंक देती है, इस होप में कि इसकी बॉडी ढूंढते ढूंढते पुलिस को उसके बच्चे की भी बॉडी मिल जाए। इसीलिए उसने ये भी खुश फसाया था कि मैं आशा करती हूँ कि किसी को तुम्हारी बॉडी मिल जाए। ये सब एक्सप्लेन करने के बाद उसे क्योरो दिखता है जो छुपकर वहाँ सब सुन रहा होता है। कोडो क्योरो के साथ वहाँ से निकल जाती है। कोडो क्योरो को बाद में बताती है जो भी उसने सांप से कहा वो सब झूठ था, बल्कि उसे अपनी एक स्पिरिट को भेजा था टेनियल की बातें सुनने जेल में, जहाँ उसे पता चला कि असल में टेनियल ने इसलिए बॉडी फेंकी थी क्योंकि वो देखना चाहती थी कि सांप उसे खाने आता है या नहीं। 2 साल बीत चुके हैं और क्योरो की एक्स गर्लफ्रेंड अब पुलिस ऑफिसर है, जहाँ उनके पास एक केस आया है एक एक्सीडेंट का, जहाँ एक आदमी पूल से नीचे गिर गया था एक काफी खूबसूरत औरत की वजह से। वो उसे फेसलेस लेडी कहकर डिस्क्राइब करता है। माकी और उसका पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि केस आगे कैसे बढ़ाना है। उसका पार्टनर कहता है कि वो असल में एक पप्पी को देखकर डिस्ट्रैक्ट हुआ था, वो नहीं चाहता स्पिरिट जैसा वर्ड यूज करके इस केस को बेचीरा बना दे। माकी बताती है कि स्पिरिट्स जैसी असली चीजें हैं इस दुनिया में, मेरा खुद का एक्स बॉयफ्रेंड स्पिरिट था। साकी वापस ब्रिज की तरफ निकल जाती है इन्वेस्टिगेशन करने पर। रास्ते में उस पर कोडो गिर पड़ती है। कोडो यहाँ स्टिल लेडी से 1v1 कर रही है, पर अब साकी भी आकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है, पर जब वो उसे अटैक करती है उसके हाथ उसके बॉडी के दूसरी तरफ चले जाते हैं। कोडो उसकी मदद करने आती है पर स्टिल लेडी डर कर वहाँ से भाग जाती है। फिर कोडो साकी से कहती है अभी जो भी हुआ उसे भूल जाओ। साकी कोडो को अपना आईडी दिखाती है और कहती है कि मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, वहाँ तुम्हारा मरहम पट्टी हो जाएगा। कोडो जैसे ही उसका नाम पढ़ती है उसे याद आ जाता है कि ये तो क्योरो की एक्स गर्लफ्रेंड है। ये जानती ही वो कहती है कि अगर मुझे स्टार्टिंग में पता होता कि तुम क्योरो की एक्स गर्लफ्रेंड हो तो मैं तुम्हें बचाती ही नहीं। साकी उसे मरहम पट्टी करने अपने घर ले जाती है, जहाँ कोडो बताती है कि क्योरो और वो अपडेट कर रहे हैं। साकी बोलती है क्योरो इतना उदास क्यों नजर आ रहा है सारी पिक्स में, और जब तुम स्टिल लेडी से लड़ रही थी तो क्योरो वहाँ क्यों नहीं था। कोडो बताती है कि वो 1 हफ्ते पहले गायब हो गया था और उसने लास्ट मैसेज छोड़ा था कि मुझे ढूंढने मत आना। इस बातचीत के बाद कोडो वहाँ से एक बड़े से स्केलेटन के ऊपर सवार होकर निकल जाती है। साकी यहाँ स्टिल लेडी की इन्फॉर्मेशन निकालने में लगी है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका नाम नानासे है। वो 18 साल की थी जब उसे लीड रोल ऑफर किया गया था। उसके काफी फैंस थे और वो काफी बड़ी आइडल थी, पर अचानक से उसके पिता की डेथ हो गई सीढ़ियों से गिरने के बाद। रूमर्स थे कि उसने अपने पिता को सीढ़ियों से धक्का मारकर गिराया था। इस रूमर के बाद उससे उसका काम छीन लिया गया। इसके बाद उसकी बॉडी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पिलर के नीचे दबी हुई मिली। दूसरी जगह कोडो भी नानासे के बारे में रिसर्च कर रही है उसे डिफीट करने के लिए। दूसरे दिन वो एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई है, जहाँ एक स्पिरिट आकर बताता है कि उसने वापस स्टिल लेडी को देखा है। जब वो स्टिल लेडी को ढूंढने जाते हैं तो उन्हें वहाँ दिखता है कि उसकी लड़ाई क्योरो से हो रही है और वो यहाँ काफी बुरी तरह से हार रहा है। स्टिल लेडी के अटैक की वजह से क्योरो की मौत हो जाती है, पर वो खुद को रिवाइव कर लेता है। इसके बाद उसे स्टिल लेडी के सारे मूव समझ आने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि क्योरो ने जो दूसरा मीट खाया था वो क्योडोन का था। क्योडोन का मीट खाने के बाद कोई जिंदा नहीं बचता, पर क्योरो जिंदा बच गया था, जिसकी वजह से अब वो फ्यूचर में देख सकता है। पर शर्त ये है कि वो फ्यूचर में तभी देख सकता है जब उसकी मौत हो जाती है, और वो मरने के बाद वो स्टिल लेडी के सारे मूव्स प्रेडिक्ट कर लेता है। क्योरो स्टिल लेडी की गर्दन तोड़ देता है, पर इसका कोई असर नहीं होता। वो वापस जिंदा होकर वहाँ से गायब हो जाती है। क्योरो को वहाँ सब छुप कर देखते हुए मिलते हैं, जिसके बाद वो सब साथ निकलकर साकी के अपार्टमेंट चले जाते हैं। यहाँ सब डिस्कस कर रहे हैं कि स्टिल लेडी को कैसे हराना है। कोडो बताती है कि ये स्पिरिट सबसे अलग है क्योंकि ये ह्यूमंस की इमेजिनेशन के थ्रू बनाई गई है। इसका नाम, इसकी अपीयरेंस सब इसके चाहने वालों ने इसे दी है। कोडो आइडिया देती है कि स्टिल लेडी के विकी पेज की स्टोरी का
पाथ चेंज करना पड़ेगा और उसे इंटरेस्टिंग बनाना होगा ताकि कहानी खत्म होने पर लोगों को विश्वास हो जाए कि स्टिल लेडी अब और नहीं है और सबका ध्यान कहीं और शिफ्ट हो जाए। साकी उसकी हेल्प करने के लिए अपनी रिसर्च फाइल उसके हवाले कर देती है। सबके सब स्टिल लेडी की डेथ सीन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें दूसरा घुस बताता है कि हाँ, वो पिलर के नीचे क्रश हो गई थी पर उसने वहाँ से कभी मूव होने की कोशिश भी नहीं की। ऐसा लगा कि वो खुद मरना चाहती थी। अब तीनों डिसाइड करते हैं कहानी चेंज करने का। वो क्यूरो की एबिलिटी यूज करके फ्यूचर में देखेंगे, जहाँ वो उस फ्यूचर को देखेंगे जहाँ स्टिल लेडी आखिरकार मर चुकी है। उस रात साकी के पार्टनर पर स्टिल लेडी अटैक कर देती है और अब स्टिल लेडी की कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, जिसकी वजह से कोडो की जीतने की चांसेस कम है। कोडो 4 सॉल्यूशंस निकालती है स्टिल लेडी को हराने के, पर इसकी वजह से वो काफी थक जाती है। इसलिए क्यूरो और साकी उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने जाते हैं, जहाँ साकी बताती है कि वो जानती है कि क्यूरो असल में प्यार अपनी कजन से करता है जो 3 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट है। साकी और क्यूरो उससे मिलने जाते हैं और साकी उसकी कजन को देखकर उसी तरह घबरा जाती है जब वो क्यूरो की सच्चाई का पता चलने पर घबराई थी। क्यूरो की कजन ने भी वो दोनों मीट खाए थे जो क्यूरो ने बचपन में खाए थे। कोडो के उठने के बाद साकी उससे कजन रीका के बारे में पूछती है। हाँ, मैं जानती हूँ उन्हें। वो कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर कोडो के साथ रहने आई थी, जहाँ वो सारा समय पेंट करने में बिताती थी और हमें पता चलता है कि रीका ही है जिसने असल में स्टिल लेडी की ड्राइंग बनाई थी। रीका फिर अचानक से गायब हो गई। क्यूरो जब 1 हफ्ते के लिए गायब था तो वो रीका को ही ढूंढने गया था और क्यूरो को इसीलिए दिक्कत हो रही थी स्टिल लेडी को मात देने में, क्योंकि रीका अपनी फ्यूचर में देखने की पावर यूज करके हमेशा वो फ्यूचर देखती थी जहाँ स्टिल लेडी अभी भी जिंदा है और उसी तरह स्टोरी आगे बढ़ाती थी। थोड़ी देर बाद स्पिरिट आकर कोडो से बताता है कि स्टिल लेडी वापस आ गई है और कोडो जानती है कि ये उसका आखिरी दिन है। कोडो का प्लान है कि साकी और वो इंटरनेट पर ऑल्टरनेट स्टोरी चलाकर लोगों को कन्विंस करेंगे ताकि कजन रीका वीक होती रहे और क्यूरो दूसरी ओर स्टिल लेडी का सामना करेगा। कोडो काफी कोशिश करती है लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि स्टिल लेडी एक असली इंसान है जो मेकअप करके क्राइम करती है और झूठी कहानियां फैलाती है ताकि पकड़ी न जाए, पर लोग कोई न कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट लेकर आ ही जाते हैं। इसलिए अब कोडो अपना आखिरी अटैक यूज करेगी। यहाँ वो लोगों से बताती है कि नाना से अभी भी जिंदा है और वो झूठी कहानी यूज कर रही है खुद पर से अटेंशन गायब करने के लिए ताकि उसे एक नॉर्मल लाइफ जीने मिले। उसके पिता की डेथ के बाद उसकी मुलाकात उसकी हम शक्ल से हुई थी और उसने उसे ऑफर दिया नाना से बनकर जीने का। उसकी मान जाने पर वो उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गई और उसकी हत्या कर दी, जिसकी वजह से सबको लगा कि अब नाना से मर चुकी है। और अपनी कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसने स्टिल लेडी कैरेक्टर क्रिएट किया, पर असल में वो अभी भी जिंदा है और अब सबको विश्वास होने लगा है कि नाना से अभी भी जिंदा है और इसी के साथ क्यूरो स्टिल लेडी को मान दे देता है। अब अगला स्टेप है कजन रीका को ढूंढना, पर वो कहानी अब कंटिन्यू होगी सीजन 2 में। यही खत्म होता है आज का एनीमे एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।